Civil Services Pathshala. Success is a journey, not a sprint. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो जो है कि इस वीडियो में हम जो है कि पॉलिटी का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी की वीडियो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिटी के सेक्शंस हैं, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमारा जुडिशियल सिस्टम हो गया, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम हो गया, उसमें जो है कि हमारा हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, और जो है कि नीचे के डिस्ट्रिक्ट अदालत हो गए हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो है कि हमारा पार्लियामेंट हो गया, या हमारा जो है कि इसमें हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट का चैप्टर हो गया, उसके साथ साथ जो है कि प्रेसिडेंट का चैप्टर हो गया। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं हमारे पेपर में, पहले हम उन सेक्शंस को इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको पता होगा कि पॉलिटी जो है कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी हमारे स्टेट के पेपर होते हैं, चाहे वो बीपीएससी का पेपर हो, ठीक है, बीपीएससी का पेपर हो, चाहे यूपी पीसीएस का पेपर हो, ठीक है, इन सब में जो है कि पेपर में नियर अबाउट 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्टली जो है कि यूपीएससी से पूछे जाते हैं, जो कि एक स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, ज़रा डायनेमिक है नहीं इसमें। और जो लड़का इन सेक्शन इस सेक्शन से क्वेश्चन को अच्छे से डील करके नहीं आता, उसके सिलेक्शंस होने के चांसेस ऐसे ही गिर जाते हैं। तो इसलिए जो है कि आपको पॉलिटी के सेक्शंस को अच्छे से कंप्लीट करना है। और जो हम ये वीडियो यहाँ पे डाल रहे हैं, ये हमारा सेल्फ का नोट्स है। हम हमको पता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी जो है कि पॉलिटी पूरा का पूरा पढ़ रखा है, जैसे कि लक्ष्मीकांत वगैरह आपको याद होगा। लेकिन इस वीडियो को एज ए आप रेफरेंस के रूप में रिवीजन के पर्पज से यूज कर सकते हैं, ठीक है, रिवीजन के पर्पज से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें बहुत ही कम समय में और बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस में हम जो इम्पोर्टेंट है पॉलिटी के सेक्शंस, उनको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और उन चीज़ों को समझने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें जो है कि हम कवर करने वाले हैं, जो इस वीडियो में हमारा जो कवर करने वाले हैं, ये है हमारा जुडिशियल सिस्टम, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम। और जुडिशियल सिस्टम के हम अंदर हमारा क्या क्या आता है, ये आता है पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, और सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट करते हुए साथ साथ में हम हाई कोर्ट को भी देखेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं। और इसके साथ साथ इसमें हम जो कंप्लीट करने वाले हैं, जो लोकल अदालत होती हैं, जो नीचे के अदालत होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, मोबाइल कोर्ट हो गया, या डिफरेंट टाइप के और भी क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं जो एज ए कोर्ट के फॉर्म में काम करती हैं, इन सभी चीज़ों को भी इसमें हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इस वीडियो में जो पहले हम देखते हैं हमारा, ठीक है, ये हमारा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि हम जुडिशियल सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। अब जुडिशियल सिस्टम को जो पढ़ते हैं, तो इसमें पहला हमारा आता जाता है सुप्रीम कोर्ट, इसके साथ साथ हाई कोर्ट, ठीक है। देखिए दो कॉलम बना हुआ है, इसमें हम दोनों को पढ़ते हुए कंपेयर करते हुए चलेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों में, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो इस तरीके से डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, और थोड़ा पेपर एनालिटिकल हो गया है, ठीक है, और आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीपली जाके जानना चाहता है जो एग्जामिनर है। तो पहले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ जजेस हैं, जो नंबर ऑफ जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, ये डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे सुप्रीम कोर्ट में। और लेकिन जो है कि हाई कोर्ट में यही डिफरेंस होता है कि हाई कोर्ट में किसके डिस्क्रिप्शन पे होता है, ये होता है प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। प्रेसिडेंट के अंदर पावर होता है कि वो डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ जो है कि किसी हाई कोर्ट में जजेस कितने होंगे। अगर कोई इस तरीके का हाई कोर्ट है, इसमें साथ ही साथ एक थोड़ा और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अगर कोई ऐसा हाई कोर्ट है जो कि कॉमन है, दो स्टेट्स के बीच में कॉमन हाई कोर्ट है, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे, इसको डिसाइड करने का पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो देख सकते हो कि स्टार्ट में ही हमारे जो नंबर ऑफ जजेस की बात करते हैं, तो यहीं पे हमारे पास एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के बाहर आ जाता है कि जो नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होते हैं, वो डिसाइड करता है हमारा पार्लियामेंट, लेकिन साथ साथ में जब हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे डिसाइड करता है हमारा प्रेसिडेंट। अगर इसी के साथ साथ जब कॉमन हाई कोर्ट हो जाता है, कहीं पे हाई कोर्ट कॉमन हो जाता है दो स्टेट के बीच में, तो वहाँ पे डिसाइड करता है पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि नंबर ऑफ जजेस उस हाई कोर्ट में कितने होंगे। ये पावर किसके पास होता है, ये होता है हमारे पास पार्लियामेंट के पास में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को अच्छे से आप देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं सेकंड में हमारे क्या, टेन्योर ऑफ जजेस, जो जजेस होते हैं उनका जो कार्यकाल कितने साल का होता है। तो इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो ये 65 ईयर्स होता है, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन जो उनकी एज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, समथिंग कोई विवाद समथिंग कुछ होगा, तो इसके पास किसके पास पावर होता है, इसको डिसाइड करने का पावर होता है पार्लियामेंट के पास। लेकिन जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो ये होता है 62 ईयर्स, ठीक है। यहाँ एज डिफरेंस भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट में
मैक्सिमम जो एज होता है वो 65 होता है, जबकि हाई कोर्ट में 62 होता है। और कोई भी क्वेश्चन जो उनके एज से रिलेटेड होगा, ठीक है, कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, तो ये पावर किसके पास होता है? ये पावर होता है प्रेसिडेंट के पास में। लेकिन प्रेसिडेंट इस पावर को यूज करने के लिए कंसल्ट किसके साथ करता है? सीजीआई के साथ करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बीपीएससी, यूपी, पीसीएस कहीं भी इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे फ्यूचर में। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है, हम सजेस्ट करेंगे। इसके बाद से हम देख लेते हैं कि कोई जज है, ठीक है, कोई इस तरीके का जज है जो अपने पद से रिजाइन देना चाहता है, ठीक है, तो किसको देगा वो रिजाइनेशन दे किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो अपने पद से रिजाइन देना चाहते हैं, तो किसको रिजाइन देंगे? वो प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है, सीजीआई को नहीं देंगे। यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है हमारा यूपीएससी जो है कि यहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि बोल देता है कि यूपीएससी या बीपीएससी के पेपर में इस तरीके से स्टेटमेंट फ्रेम कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो जज होता है वो सीजीआई को अपना रिजाइनेशन देता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि किसको देता है? ये देता है प्रेसिडेंट को अपना रिजाइन देता है। यहाँ पे मैंने एक चीज मेंशन की है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इसने जो है कि किसी भी जजेस के जो टेन्यूर्स होते हैं, समझ रहे हैं, जो कार्यकाल होता है इसको फिक्स नहीं किया है। ये सामान्यतः जो है कि 5 साल तक होते हैं, 6 साल तक भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनके रिटायरमेंट एज जो है, जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, इनके रिटायरमेंट एज को जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है, फिक्स किया है। तो इस तरीके से पूछ सकता है पेपर में आपके कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के टेन्यूर को फिक्स किया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उनके जो रिटायरमेंट एज को फिक्स किया गया है, जो कि 62 जो होता है हाई कोर्ट के केस में होता है और 65 जो होता है सुप्रीम कोर्ट के केस में होता है। और इनमें कोई भी चेंजेस करने होंगे, ठीक है, इसमें कोई भी अगर चेंजेस करना होगा इनके एज में, रिटायरमेंट एज में, तो हमको जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। इसमें हमारे हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की सहमति चाहिए, तभी जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही हम इनके रिटायरमेंट एज को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। ये आपको ना कहीं और जगह नहीं मिलेगा इतने कॉन्सेप्ट के साथ, जिस चीज़ों को हमने यहाँ मेंशन किया है। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जो हाई कोर्ट का जज होता है, ठीक है, इसका जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, अगर हाई कोर्ट में आपको जज होना है तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? 5 साल का क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। और नहीं नहीं सॉरी, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जज होना है, सुप्रीम कोर्ट में आपको जज होना है, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या है इसकी कि हाई कोर्ट में आपको 5 साल तक जज रहना पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ सेकंड क्या है कि हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट की पोस्ट पे आपने 10 साल का सर्विस दिया हो, तो आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। जब हम दूसरा बात करते हैं इसमें हाई कोर्ट में बात करते हैं कि हाई कोर्ट में कौन अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में जो कौन अपॉइंट हो सकता है हाई कोर्ट में? जो कोई ऐसा इंसान हो जो जुडिशियल ऑफिस में 10 साल का अनुभव रखता हो और साथ ही साथ में यदि हाई कोर्ट में वो 10 साल तक एडवोकेट के पोस्ट पे काम कर चुका हो, तो वो एलिजिबल है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से एज ए जज के पोस्ट पे अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। और अपॉइंटमेंट करता कौन है? अपॉइंटमेंट करता है कोलेजियम सिस्टम, ठीक है, जिसमें जो सीजीआई होते हैं, कोलेजियम सिस्टम में कौन होते हैं? सीजीआई होते हैं। और दो जो है कि सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जो अपॉइंटमेंट को करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सैलरी एंड अलाउंस की जब बात करते हैं हम लोग, तो इसमें सैलरी अलाउंस में सुप्रीम कोर्ट के पहले देख लेते हैं। इसमें इसको जो है कि चेंज नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी चेंज, इनके सैलरी एंड अलाउंस को चेंज नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी। कोई इस तरीके की इमरजेंसी ना हो जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, उनके सैलरी एंड अलाउंस को चेंज नहीं किया जा सकता। जबकि इसमें क्या लिखा गया है, देखिए हाई कोर्ट के केस में क्या होता है, इनको भी चेंज नहीं किया जा सकता है जब तक कि फाइनेंशियल इमरजेंसी ना हो। फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में इनके जो है कि सैलरी एंड अलाउंस को जो है कि कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और इनका जो है कि सैलरी, एस से सैलरी हो गया, ठीक है, ए से अलाउंस हो गया और पी से पेंशन, ये कौन किसके चार्ज होता है? ये चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो CFI जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वहां से इनके सैलरी, अलाउंस और पेंशन तीनों जो है कि चार्ज होते हैं, मतलब दिया जाता है। लेकिन जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस क्या हो जाता है कि सैलरी और अलाउंस जो होता है कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के थ्रू दिया जाता है, जबकि पेंशन की बात आती है तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। तो ये बहुत ही बिग जो है कि यहाँ पे डिफरेंस है दोनों के बीच में, कि लीजिए वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, कि दोनों के सैलरी एंड अलाउंस में डिफरेंसेस क्या है कि सैलरी, अलाउंस और पेंशन जो है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के केस में। जबकि हम जब हाई कोर्ट की बात करते हैं तो सैलरी एंड अलाउंस जो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट देता है, जबकि पेंशन कौन देता है? हमारा इंडिया देता है।
अब हम कुछ यहाँ पे और कॉन्सेप्चुअल देख लेते हैं चीज़ों को। एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस जो होते हैं, क्या क्या होते हैं दोनों सुप्रीम कोर्ट और हमारे जो है कि हाई कोर्ट के केस में, इसमें कोई एडिशनल जज नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में कोई एडिशनल जज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसी यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे हाई कोर्ट में जो है कि एडिशनल जज होता है, और मैक्सिमम क्या होता है, 2 साल के लिए होता है। किसके द्वारा अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा हमारे अपॉइंट होता है। प्रेसिडेंट के द्वारा हमें अपॉइंट होता है एडिशनल जज। एक्टिंग जज को देख लेते हैं। एक्टिंग जज किसके द्वारा अपॉइंट होता है, सीजीआई के द्वारा, ठीक है। सीजीआई, कोई भी एक्टिंग जज होगा उसको जैसे सीजीआई के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि कोई भी एक्टिंग जज को एज ए सीजीआई के रूप में हम जो है कि अपॉइंट कर सकते हैं। यदि जो है कि सीजीआई का पोस्ट वैकेंट है, ठीक है, टेम्पोररी एब्सेंट है और अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटी है, तो इस केस में जो है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी एक्टिंग जज को एज ए सीजीआई के रूप में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें एडोक जज को देख लेते हैं। एडोक जज क्या क्या है इसमें, इसमें क्या है, जब लेक ऑफ कोरम मतलब कि जो संख्या बल है उससे कम संख्या में जजेस अवेलेबल है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, तो इस कंडीशन में एडोक जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए शर्तें क्या है, इसको शर्तें क्या है इसमें देख लेते हैं। इसमें सीजीआई आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जी, सीजीआई के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है जो एडोक जजेस होते हैं। और किससे कंसल्ट करता है ये, सुप्रीम जो जजेस होते हैं वहाँ के हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनसे कंसल्ट करके जो है कि ये प्रेसिडेंट को प्लस प्रेसिडेंट का भी कंसेंट चाहिए इसमें। ठीक है, प्रेसिडेंट का कंसेंट प्लस जो हाई कोर्ट के जज हैं उनका कंसेंट करके ये सीजीआई के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अगर रिटायर्ड जज समथिंग कोई है, ठीक है, तो ये कौन जो है कि इसको रिटायर्ड जज को एज ए जज के रूप में कौन अपॉइंट कर सकता है, सीजीआई के द्वारा। ठीक है, विथ प्रेसिडेंट कंसेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का कंसेंट हमको इसमें चाहिए इसके अपॉइंटमेंट के लिए। अब थोड़ा हाई कोर्ट में देख लेते हैं। हमारे हाई कोर्ट में क्या है, हमारा एक्टिंग जज किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। जितने भी वर्क होंगे ना हाई कोर्ट में मैक्सिमम प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। ठीक है, ये वही प्रोविजंस है कि अगर कोई है नहीं, समथिंग काम करने में अनेबल है। ठीक है, रिटायर्ड जज को देख लेते हैं। रिटायर्ड जज किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, ठीक है, रिटायर्ड जज बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विथ प्रेसिडेंट कंसेंट। इसमें कंसेंट चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आर्बिट्रेरली आप किसी ने लेके किसी को अपॉइंट कर दिया। इसमें कंसेंट मैटर करता है कि प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए, सहमति चाहिए, तभी जो है कि आप रिटायर्ड जज को एज ए जज के रूप में हम हाई कोर्ट में अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अब सीट देख लेते हैं। सीट, ठीक है, सीट के रूप में अगर सीट की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नोट प्रेसिडेंट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पास पावर होता है कैन डिक्लेयर अदर सीट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन उसमें अप्रूवल प्रेसिडेंट का चाहिए और डिक्लेयर कौन करेगा, हमारा सीजीआई करेंगे। ठीक है, अब जुरिडिक्शन की बात करते हैं हम। जुरिडिक्शन का क्या है, जुरिडिक्शन को जो है कि चेंज, ठीक है, किया जा सकता है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को चेंज किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है, लेकिन उसके जुरिडिक्शन को कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनके जुरिडिक्शन को हम लोग जो है कि डिक्रीज नहीं कर सकते, भले इंक्रीज कर सकते हैं, या जिस तरीके का स्टेटस है उसी स्टेटस में रख सकते हैं। ठीक है, जब हम इसी कंडीशन को, जुरिडिक्शन की बात हम हाई कोर्ट की करते हैं, तो यहाँ देख सकते हो ना, यहाँ पे भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाय बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि ना ही पार्लियामेंट इसको चेंज कर सकता है, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर इसको चेंज कर सकता है। ठीक है, और सॉरी, जो कि इसको जो कि चेंज कर सकता है कौन, पार्लियामेंट भी चेंज कर सकता है और साथ ही साथ में स्टेट लेजिस्लेचर भी चेंज कर सकता है, लेकिन इसको कर्टेल नहीं कर सकते, मतलब इसको कम नहीं कर सकते। चेंजिंग की पावर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के केस में पार्लियामेंट के पास है, सेम हमारे हाई कोर्ट की कंडीशन में जो है कि हमारे पास पार्लियामेंट के पास भी पावर है। ये देखिए, पार्लियामेंट के पास भी पावर है, और जो है कि इसके साथ साथ जो है कि स्टेट लेजिस्लेचर है, इसके पास भी पावर है कि ये इसके जुरिडिक्शन को चेंज कर सकता है, लेकिन इसको कम नहीं कर सकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को देख लेते हैं इसमें। ठीक है, ये जो होता है इनका जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होता है, ये जो होता है स्टेट का जो बॉर्डर होता है, ठीक है, इसके अंदर ही होता है मैक्सिमम। ठीक है, उसके आसपास के एरिया में ही इनके पावर होता है कि वो जुरिडिक्शन दे सकते हैं। अब ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 222 में मेंशन है। ठीक है, क्या मेंशन है आर्टिकल 222 में, कि बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्ट द सीजीआई। ये प्रेसिडेंट के द्वारा इनका ट्रांसफर होता है, लेकिन कंसल्ट किससे करना पड़ेगा, सीजीआई से हमको कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इनका ट्रांसफर किस कंडीशन में किया जा सकता है, ओनली एज ए एक्सेप्शनल मेजर इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर ट्रांसफर करना जरूरी है किसी जज का, तभी हम इनका जो है कि ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरीके से कोई पनिशमेंट के तौर पे इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड जजेस केस जो कि 1998 में आया था, इसमें बोला कि सीजीआई शुड कंसल्ट फोर सीनियर मोस्ट, ठीक है,
प्लस चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट। इनका अगर ट्रांसफर करना है तो सीजीआई को 4 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट जिनके बीच में ट्रांसफर होना है, ठीक है, उनसे आप कंसल्ट करोगे तभी जो है कि इन जजेस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इस कंडीशन में देख सकते हो ना आप यहाँ पे एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो है कि सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, आर कंसल्टेड बाय द सीजीआई नोट बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। इसमें जो होता है जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के, वो कंसल्ट करते हैं सीजीआई के साथ। इस कंडीशन में जो है कि हम प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट नहीं करते हैं। ये एक दो जो है कि कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और ट्रांसफर के कंडीशंस क्या हैं? ये इज ए प्यूनिटिव मेजर के रूप में इनका ट्रांसफर नहीं हो सकता है, मतलब इनको पनिशमेंट देने के लिए ट्रांसफर नहीं कर सकते। यदि पब्लिक इंटरेस्ट में चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, तभी हम जो है कि और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन पर्पज से हम जो है कि इनका ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ मैंने हिंदी में कुछ लिख रखा है, ठीक है, चीज़ों को और क्लेरिफाई करने के लिए। ट्रांसफर ऑफ जजेस किस तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, बट सीजीआई से कंसल्ट करके, ठीक है, सीजीआई से कंसल्ट करना पड़ता है। और सीजीआई कंसल्ट करते हैं किसके साथ? 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसको, ठीक है। इसको जो अच्छे से आप लोग देख के याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं कि किस तरीके का जुरिडिक्शन जो है कि कोर्ट्स के होते हैं, किस किस तरीके के। तो 3 तरीके के जुरिडिक्शंस होते हैं इनके पास। एक ओरिजिनल होता है, ठीक है, ओरिजिनल होता है। दूसरा क्या होता है? रिट होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है? एपिटेलेट होता है, ठीक है। तो पहला जो जुरिडिक्शन है हमारा ओरिजिनल है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिडिक्शन। ओरिजिनल क्या क्या होता है, ठीक है। जुरिडिक्शन जो होता है सेंटर के केस में, ठीक है, सेंटर वीएस जो स्टेट का मैटर होगा, देखिए सी से सेंटर और एस से स्टेट, ठीक है, सी से सेंटर एस से स्टेट, मतलब कि जो भी सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ मैटर होगा, इस ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। कोई सेंटर और स्टेट के बीच में जो है कि मैटर है, ठीक है, और सेंटर और स्टेट और बीच ये सिस्टम, मतलब कि सेंटर स्टेट प्लस स्टेट के बीच में कुछ मैटर है, तो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। इसके साथ कोई स्टेट और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो इसकी सुनवाई का अधिकार किसके पास होता है? ये अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। इसमें कुछ और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें हम सुप्रीम हाई कोर्ट का देख लेते हैं कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या क्या आते हैं। सॉरी, इसमें अगर कंटेम्प्ट कोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो है कि हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। इसके साथ ही जब इलेक्शन ऑफ एमपी एंड एमएलए देख रहे हो ना, ये एमपी और एमएलए के इलेक्शन की जब बात आएगी तो इसके जुरिडिक्शन का पावर किसके पास होता है? ये होता है हमारे हाई कोर्ट के पास में। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब इंदिरा गांधी का ये हुआ था इमरजेंसी के बाद से उनके इलेक्शन को एज ए अनलीगल किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। मतलब कि उनके चुनाव को निषेध किसके द्वारा किया गया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा किया गया था। दैट मीन्स कि इलेक्शन ऑफ एमपी एंड एमएलए के केस में हाई कोर्ट के पास जो है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है। रेवेन्यू मैटर्स के विषय में भी इनके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। फिर हम ट्रांसफर केसेस देखते हैं, किसी को ट्रांसफर केसेस हो गए जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट होता है। ये जो जितने भी चीज़ें हैं ना, इन सब मैटर में हाई कोर्ट के पास हमारा जो है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है। अब रिट देख लेते हैं, रिट का जुरिडिक्शन किसके पास होता है? हाई कोर्ट के पास में ओनली फंडामेंटल राइट के केस में है, ठीक है। लेकिन जो रिट का जुरिडिक्शन होता है हाई कोर्ट का, वो ब्रॉडर है विद कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। कैसे? फंडामेंटल राइट पर भी है, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स पे भी है, इवन आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल जो उनका टेरिटरी जुरिडिक्शन है उसके बाहर भी ये जो है कि इनके पास पावर होता है रिट को पास करने का, ठीक है। अगर कोई इस तरीके की घटना जो उनके टेरिटरी में हो चुकी है, अधिकार क्षेत्र में हुआ है, लेकिन उनके जुरिडिक्शन के बाहर है, तो भी जो है कि रिट जो है कि जारी कर सकता है सुप्रीम हाई कोर्ट। अब हम इनका जो तीसरा अधिकार देख लेते हैं, ये क्या है? एपिटेलेट है। इसमें क्या है? ये जो है कि आर्टिकल 132 में मेंशन है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, हाई कोर्ट सर्टिफाई रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अगर हाई कोर्ट में इस तरीके का कोई मैटर है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन चाहिए, तो वो उसको किसके पास ट्रांसफर कर देता है? सुप्रीम कोर्ट के पास में, ठीक है। सिविल का मैटर किसके पास है? आर्टिकल 136 में मेंटेन है, ठीक है। लेकिन जो है कि पहले हाई कोर्ट उसको सर्टिफाई करेगा, उसके बाद से जो है कि उसको सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर देगा। क्रिमिनल का मैटर जो है कि किसके पास है? ये एपिटेलेट है। ये क्या है? 134 में मेंशन है। हाई कोर्ट रिजर्व एक्विटल, ठीक है, डेथ ऑफ, ठीक है, यदि 10 साल से कम का कुछ डेथ का सेंटेंस है, ठीक है, इस कंडीशन में भी जो है कि एपिटेलेट जुरिडिक्शन किसके पास होता है? हमारा
ज़्यादा का जी का है तो ये होता है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास में। ये कुछ यहाँ पे देख सकते हो ना, स्पेशल लीव पिटीशन होता है आर्टिकल 136 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी प्रकार का कोई कोर्ट स्थापित करना हो, कोर्ट बनाना हो या ट्राइब्यूनल बनाना हो तो ये एपिटेलर जुरिडिक्शन के अंदर में आता है। और किसके पास पावर है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। इसमें मिलिट्री कोर्ट जो कि शामिल नहीं है। इसमें हम इसके साथ-साथ अब इस जुरिडिक्शन की बात करते हैं तो हम देख लेते हैं ये हाई कोर्ट के बारे में। तो इसका जो होता है वाइडर देन ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है। जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है उससे इसका वाइडर इसके पास अधिकार होता है कि सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर में, ठीक है। सिविल में यहाँ पे कुछ मैटर्स दिए हुए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी देख लीजिएगा। हमको बस ये पता होना चाहिए कि सिविल जुरिडिक्शन होता है और क्रिमिनल क्रिमिनल जुरिडिक्शन होता है, ये जो हमारा एपिटेलर जुरिडिक्शन के अंदर में आता है। और ये जो होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट से ब्रॉडर होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? एडवाइजरी, ठीक है, और सुपरवाइजरी। ये दोनों देख लेते हैं। एडवाइजरी जो होता है हमारा, ठीक है, ये कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। और सुपरवाइजरी कौन करता है? हमारा ये हाई कोर्ट करता है, ठीक है, बाय प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट किसी प्रकार का कोई एडवाइजरी मांगता है सुप्रीम कोर्ट से जो रिलेटेड हो क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो रिफ्यूज भी कर सकता है, ठीक है, अपना ओपिनियन देने से उनको। लेकिन अगर इस तरीके का कोई मैटर हो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से रिलेटेड हो, एग्रीमेंट हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट का अपना ओपिनियन प्रेसिडेंट को देना ही पड़ता है। वहाँ पे वो बाधित होता है कि उसको देना पड़ेगा। अब हम सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन की बात करते हैं तो ये जुरिडिक्शन किसके पास होता है? ये हमारे हाई कोर्ट के पास होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, वेरी ब्रॉड होता है ये। इसका जुरिडिक्शन किसके पास होता है? ऑल कोर्ट्स के ऊपर होता है, ट्रिब्यूनल्स के ऊपर होता है, मिलिट्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसके साथ अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, ठीक है, जुडिशियल सुपरिटेंडेंट हो गया, रिविजनल जुरिडिक्शन हो गया। इनका सू मोटो का पावर भी किसके पास होता है? स्वतः संज्ञान का पावर किसके पास होता है? हाई कोर्ट के पास होता है। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में देख लेते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या डिफरेंसेस या सिमिलरिटीज हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या है ना कि जजमेंट कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। इसका जो जजमेंट होता है, जजमेंट को किसी कोर्ट के आगे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट ऑफ ऑल कोर्ट्स, जो जितने भी कोर्ट्स हैं, बस अपने कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए नहीं, अदर कोर्ट्स के कंटेम्प्ट के लिए भी वो जो है कि दूसरे किसी को पनिश कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोग देख लीजिएगा। अब हम जब बात करते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के रूप में हाई कोर्ट्स के पावर के, तो इसका क्या होता है? इसके जजमेंट्स को कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर द सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय हैं, उसके नीचे जो वर्क करते हैं, उनके पास पावर नहीं होता है, ठीक है, कि वो उसके जजमेंट को जो है कि हाई कोर्ट के क्वेश्चन कर सकें। इसके साथ जो है कि पनिश कर सकता है अपने कंटेम्प्ट खुद के लिए, और साथ ही साथ में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं इनके कोई कंटेम्प्ट करता है, इनके ऑर्डर को मानने से इनकार करता है, तो इस कंडीशन में जो है कि ये पनिश कर सकता है। इसके पास पावर क्या होता है? रिव्यू ऑन जजमेंट, ठीक है, अपने जजमेंट को रिव्यू भी कर सकता है। अनलाइक सुप्रीम कोर्ट दिस इज नॉट गिवन बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। लेकिन ना क्या होता है इनमें डिफरेंस क्या है कि ये अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, उस तरीके से हाई कोर्ट को ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं दिया गया है। और ये क्वेश्चन जो है कि आपके यूपीएससी में, ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली यहाँ से पूछा गया था, ठीक है, यूपीएससी में जो है कि डायरेक्टली यहाँ से पूछा गया था, इसलिए जो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जुडिशियल रिव्यू का पावर देख लेते हैं हम। जुडिशियल रिव्यू में क्या है? जुडिशियल रिव्यू में क्या क्या पावर है हमारे? लेजिस्लेटिव लॉ में, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू ले सकता है। इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को ही है, ठीक है, बहुत सेंट्रल और स्टेट का दोनों के लेजिस्लेटिव लॉ कोई लाता है, सेंट्रल या स्टेट। उसके साथ साथ कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास होता है सेंट्रल या स्टेट से। इन दोनों मैटर में जो है कि जुडिशियल रिव्यू का पावर किसके पास है? हमारे ये पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। अब इसमें जो है कि सेम, दोनों में सेम है, कि इसमें भी सेम है, देख रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज मेंशन नहीं किया गया है, जुडिशियल रिव्यू को मेंशन नहीं किया गया, नॉट मेंशन वर्ड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, इस वर्ड को मेंशन नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि जुडिशियल रिव्यू वर्ड को मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। कुछ अदर पावर देख लेते हैं इसमें। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, इनके पास क्या पावर्स होते हैं? ये पावर किसके पास होता है? ये पावर होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन के संबंधित कोई विवाद होता है, समथिंग कुछ डिस्प्यूट होता है, तो ये पावर होता है हमारे पास क्या? सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है। ये कुछ एडिशनल पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास हमारे। इसके साथ साथ यूपीएससी का चेयरमैन के संबंध में कुछ इंक्वायरी करना हो, ठीक है, इंक्वायरी करने के लिए कुछ कमेटी बनाई जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो वो ये निर्णय होता है, डिसीजन जो होता है, बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग ओपिनियन होता है।
ये कुछ और इसके पावर्स हैं जो एडिशनल पावर्स हैं। अब इसमें देख लेते हैं हम क्या है, रिव्यू जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू जुरिडिक्शन होता है ये कितना है, तो ये आर्टिकल 137 में मेंशन है। रिव्यू जुरिडिक्शन जो है कि आर्टिकल 137 में मेंशन है सुप्रीम कोर्ट का। और इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि ये अपने ओन जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ किस क्या न्यू मैटर ऑफ एविडेंस, कोई इस तरीके का कोई नया एविडेंस आ जाता है, एरर और मिस्टेक ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, किसी तरीके का कोई एरर हो गया हो जजमेंट में, तो इन सभी चीज़ों के जो केसेस होते हैं इनको जो है कि वो फिर से रिव्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की रूल्स 1966 में एक मेंशन है कि टू फाइल विद इन 30 डेज ऑफ जजमेंट, ठीक है, अगर जजमेंट आने के 30 दिन के भीतर कोई समथिंग फिर से जो है कि फाइल कर दे केस, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है कि उसको रिव्यू कर सकता है। ये जो पावर क्या होता है, ये जो डिस्क्रिमिनेटरी राइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेटरी राइट होता है कोर्ट का। और इस तरीके का नो रिव्यू जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के पास इस तरीके का कोई जुरिडिक्शन नहीं होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, बट ये रिव्यू कर सकता है, ठीक है, मैंने ऊपर आपको बताया कि बट ये रिव्यू कर सकता है। अब देख लेते हैं इम्पीचमेंट ऑफ जजेस। जजेस का जो है कि इम्पीचमेंट कैसे होता है, ये कहाँ मेंशन है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में मेंशन है, रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के प्रोसीजर को रेगुलेट करने का प्रोविजन जो है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में मेंशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसको लाने के लिए, इम्पीचमेंट को लाने के लिए 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, और 50 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ये एक डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ मेंशन किया दोनों इक्वल नहीं है। और इसके बाद से जो है कि इफ स्पीकर एडमिट, यदि स्पीकर एडमिट करता है तो एक कमेटी बनेगी, ठीक है, कमेटी बनेगी, उस कमेटी में मेंबर्स क्या होंगे, जिसमें चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, और द जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस या जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स होंगे, या चीफ जस्टिस और ऑफ हाई कोर्ट्स होंगे, ठीक है, और डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होंगे। इनके बेस पे कमेटी बनेगी, और कमेटी जो है कि इनके जो भी एलिगेशन उनके ऊपर लगे हुए हैं जजेस के ऊपर, उसको इंक्वायरी करेगी, और उसके बाद से जो है कि जो भी एक्शन होगा और जो भी रिपोर्ट होगा पार्लियामेंट के पास सबमिट करेगी, और तब उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक मैंने चीज़ मेंशन किया जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर प्लस हाई कोर्ट, ठीक है, दोनों मिलके जो है कि डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट करते हैं। और जो अदर जजेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ के, इनका अपॉइंटमेंट किसका किसका हाथ होता है, गवर्नर प्लस हाई कोर्ट प्लस SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब ये तीन लोग मिलकर जो है कि अदर जजेस को नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। जबकि जो है कि डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर प्लस हाई कोर्ट, ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट इसमें क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट देख लेते हैं, जो इसके नीचे अब हाई कोर्ट के नीचे जो डिफरेंट टाइप के कोर्टेड पोस्ट कोर्ट्स वेयर करते हैं, इनको देख लेते हैं, इनका अपॉइंटमेंट पोस्टिंग एंड प्रमोशन, ठीक है, इनको देख लेते हैं। इसमें पहला क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज कौन, गवर्नर करते हैं, मैंने ऊपर बताया, ठीक है, प्लस हाई कोर्ट। इसमें किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होता है SPSC का, लेकिन जब हम अदर जजेस की बात करते हैं तो इसमें गवर्नर करते हैं, साथ साथ में SPSC का भी रोल होता है, और हाई कोर्ट का भी रोल होता है, ठीक है। इनको कंट्रोल कौन करता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर, ठीक है, ये कंट्रोल जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता है, कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट इंक्लूडिंग पोस्टिंग प्रमोशन ऑफ द पर्सन नोट अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट को छोड़ के इन जुडिशियल सर्विस होल्डिंग पोस्ट इंफीरियर ऑफ द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, ठीक है, जितने भी पावर्स हैं ना, जब सब के सब जो होता है हाई कोर्ट के अंदर होता है, जो कि उनको ट्रांसफर करना हो, ठीक है, पोस्टिंग करना हो, प्रमोशन करना हो, ये पावर कितने हाई कोर्ट के पास होते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट का पावर जो होता है हाई कोर्ट के पास नहीं होता है, ये मिला हुआ पावर है, गवर्नर, हाई कोर्ट, अदर जजेस का गवर्नर, हाई कोर्ट और SPSC, ठीक है। अब इस तरीके से थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं हम, नीचे के कोर्ट किस तरीके से हैं, किस तरीके से हमारा फैला हुआ है, ठीक है, देखिए इसमें इसमें पहला क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, इसके नीचे क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट होता है, ठीक है, सेशन जज कोर्ट होते हैं। इसमें जो है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट में दो पार्ट में हो जाते हैं, एक सिविल साइड होता है, क्रिमिनल साइड होता है। सिविल साइड की जब बात करते हैं तो ये क्या आता है, सबऑर्डिनेट जज कोर्ट होता है, उसमें कौन से आते हैं, मुंशी कोर्ट्स वाले आते हैं, मुंसिफ कोर्ट हो गए। फिर क्रिमिनल साइड में जब देखते हैं हम लोग, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है इसके नीचे, ठीक है, उसके नीचे कौन आता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सिविल साइड और क्रिमिनल साइड देख लेते हैं दोनों के। इसमें जो है कि डिस्ट्रिक्ट जज देख लेते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में।
डिस्ट्रिक्ट जज का जो होता है ओरिजिनल एंड एपिटेलर जुरिडिक्शन, ठीक है। जो ओरिजिनल और एपिटेलर जुरिडिक्शन होता है, दोनों का पावर सिविल और क्रिमिनल के मैटर में किसके पास होता है? डिस्ट्रिक्ट जज के पास होता है। और इसके साथ जो इनका क्वालिफिकेशन का कुछ देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? इसके पास पावर होता है क्या? जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों पावर होता है डिस्ट्रिक्ट जज के पास में। और इसके साथ इनके क्वालिफिकेशन की शर्तें क्या है? एडवोकेट हो और प्लीडर हो 7 साल तक, ठीक है। तो जो है कि किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रूप में अपॉइंट, डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। और इसका रिकमेंडेशन कौन करता है? रिकमेंडेशन करता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट रिकमेंडेशन करता है, तब गवर्नर जो है इसको अपॉइंट कर देते हैं। जबकि सबॉर्डिनेट कोर्ट जज के बारे में बात करते हैं, इनका जो सिविल सीट्स होते हैं, इनके ऊपर जो है कि बहुत अच्छा खासा मतलब पावर होता है। जितना पावर होता है इनका सिविल सीट्स के ऊपर होता है, ठीक है। और ये जो है कि सिविल और क्रिमिनल मैटर, ठीक है, दोनों मैटर को डील कर सकते हैं। जो सब ऑर्डिनेट जज होते हैं, ये क्रिमिनल और जो है कि सिविल दोनों मैटर को डील करते हैं। जबकि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करते हैं जब, तो इसके पास जो मैक्सिमम पनिशमेंट का पावर होता है वो 7 साल तक। 7 साल तक का जो पनिशमेंट होता है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकता है, लेकिन डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता, ठीक है। डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता। और जब म्युनिसिपल कोर्ट की बात करते हैं हमसी में, तो इसमें जो सिविल केसेस के मैटर में इनके पास पावर होता है। सिविल के जो भी सिविल केसेस होंगे उनको कौन डील करेगा? म्युनिसिपल कोर्ट डील करेगा। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, ये इसके पास पावर होता है कि मैक्सिमम 3 साल तक, 3 साल तक का जो है कि सजा ये किसी व्यक्ति विशेष को दे सकता है। अब कुछ स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, जैसे कि लोक अदालत हो गए, ठीक है। इनको देख लेते हैं लोक अदालत को। लोक अदालत, ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के द्वारा। 1987 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के द्वारा लोक अदालत को एस्टेब्लिश किया गया था। इनके पास कौन से केसेस जाते हैं? ठीक है, इनके पास केसेस जाते हैं जो केसेस जो कि पेंडिंग होते हैं कोर्ट्स के पास में, या प्री लिटिगेशन स्टेज में होते हैं, ठीक है। इनको चेयर कौन करता है? इनको चेयर करते हैं जुडिशियल ऑफिसर चेयर करते हैं। इनके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? लॉयर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स इनके मेंबर्स होते हैं। इनके पास उस तरीके के ऑफेंसेस के लिए जुरिडिक्शन का पावर नहीं होता है जो कि नॉन कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं, जिनको बोलते हैं गैर समनीय अपराध, जैसे कि रेप हो गए, मर्डर हो गए। इन केसेस में जो है कि इनके पास पावर नहीं होता है। इनके पास जो पावर होता है ये जो सेम एज ए सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के समान ही पावर होता है अंडर द सीआरपीसी, ठीक है। पावर टू एक्सरसाइज ओन, इनके पास पावर होता है कि अपने खुद के प्रोसीजर को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इनका जो अवार्ड होता है, इनका जो जजमेंट होता है वो फाइनल एंड बाइंडिंग होता है, ठीक है। आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते किसी कोर्ट में। अगर यहाँ पे आप लोक अदालत में जाते हैं दो लोग अपने मैटर्स को लेके, तो इनका जो जजमेंट होता है वो फाइनल एंड बाइंडिंग होता है, दोनों लोग को मानना पड़ेगा और अंतिम होता है। इसके बाद आप कहीं अपील नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मेजर ड्रॉबॉक्स क्या है? ठीक है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है कि बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज, ये कॉम्प्रोमाइज ज़्यादा करता है, ठीक है। इसमें कोई मेरिट अवार्ड नहीं होता है। जजमेंट जो होता है मेरिट के बेस पे नहीं होता है, दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है। और इसका जो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि फाइनल एंड बाइंडिंग होता है। अब परमानेंट लोक अदालत की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो परमानेंट लोक अदालत होता है इसको भी जो है कि 1987 का जो एक्ट था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, इसके अंदर जो है कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसको 2002 में अमेंड किया गया था, ठीक है। इसको चेयर कौन करता है? ठीक है, इसको चेयर करता है जो है कि सेशन और, ठीक है, एथ और आर डिस्ट्रिक्ट और हायर जजेस इसको शेयर करते हैं। और इसके साथ जो है कि इनका जो जुरिडिक्शन है अप टू 10 लाख तक वो फाइन लगा सकते हैं। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर क्या है कि इसको इंक्रीज भी कर सकता है। इनके पास कोई जुरिडिक्शन का पावर नहीं होता है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के मामले में इनके पास कोई जुरिडिक्शन का पावर नहीं होता है। इनका जो सेटलमेंट होता है, ठीक है, वो मेरिट के बेस पे पास होता है और फाइनल एंड बाइंडिंग होता है, ठीक है। फाइनल और बाइंडिंग होता है परमानेंट लोक अदालत, और लोक अदालत का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल और बाइंडिंग होगा। अब हम फैमिली कोर्ट्स की बात कर लेते हैं। फैमिली कोर्ट्स क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट स्थापित करती है बाय कंसल्टिंग हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और ये फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के अंदर में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसमें क्या होता है ना, इसमें अगर कोई डिसीजन देता है फैमिली कोर्ट आपको, ठीक है, तो इसके बाद से आपके पास पावर है कि आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, ठीक है। और इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है हाई कोर्ट से कंसल्ट करके, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट है, मैंने साइड में लिख दिया है। अब ग्राम न्यायालय की बात कर लेते हैं। ग्राम न्यायालय में क्या है? इनका डिसीजन जो है कि बाइंडिंग नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, ग्राम न्यायालय के जो डिसीजन जो होते हैं बाइंडिंग नहीं होते हैं। और इसको जो है कि कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जिसको न्यायाधिकारी बोलते हैं, वो इसको शेयर करता है, ठीक है, वो बैठता है इसमें। इस तरीके से हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? हमारा इसमें मोबाइल कोर्ट्स को देख लेते हैं, ठीक है। मोबाइल कोर्ट्स के पास सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के जुरिडिक्शन है, ठीक है। और इनका जो होता है आईपीसी और सीआरपीसी,
और एविडेंस एक्ट से बाउंड नहीं होते हैं। इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि सीआईपीसी या सीआरपीसी के तमाम धाराओं के बेस पे ये अपना डिसीजन दे। ये नेचुरल जस्टिस के सिस्टम पे वर्क करते हैं, ठीक है। मोबाइल कोर्ट्स होते हैं इनके पास, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है सिविल और क्रिमिनल दोनों पावर्स हैं। और इसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को देख लेते हैं कि दोनों क्या होते हैं। इसमें क्या होता है ना, कंपाउंडेबल नेचर के ओ ऑफेंसेस वे होते हैं जिसमें कंप्रोमाइज पॉसिबल होता है। मतलब दो पार्टी जाते हैं केस करने के लिए, फिर उनको लगता है कि नहीं हम बाहर की कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तो आप कंप्रोमाइज कर सकते हो। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल क्राइम्स वो होते हैं जिसमें जो होता है कि आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, जैसे कि रेप के केसेस हो गए, मर्डर हो गए, ठीक है। रेप हो गए, मर्डर हो गए। इसके साथ साथ इसमें जो होता है ना, एक स्टेट जो होता है, स्टेट एज ए कंप्लीट, ये स्टेट एक पार्टी के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करता है इस केसेस में, ठीक है। दो तीन पार्टीज होते हैं इसमें, जो स्टेट भी होता है जो इस मैटर को एज ए कोर्ट के समक्ष रखता है। तो इस तरीके के जो ऑफेंसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं, ठीक है। तो हमने जो है कि इसमें इस वीडियो में हमने जो है कि जुडिशियल सिस्टम में जो है कि, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम, इसमें कि हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने भी हमारे लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, इन सभी चीज़ों को हमने कवर कर लिया एक वीडियो में। तो ये वीडियो यदि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो आपसे उम्मीद करते ही हैं कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है कि इसी कड़ी में जो है कि हम पार्लियामेंट को लाने को सोच रहे हैं, कि पार्लियामेंट पे लाएंगे। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पार्लियामेंट पे वीडियो लाएं कि हम जो है कि फंडामेंटल राइट पे वीडियो लाएं, नेक्स्ट वीडियो हमारा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।